देखिएगा आज के सेशन में बात करेंगे रीट को लेकर के। रीट की इस टेस्ट सीरीज में 32% होंगे, 32% अपने आप में रामबाण के रूप में साबित होंगे और रीट में इन्हीं में से आपको प्रश्न मिल जाएंगे। तो शुरू से लेकर के अंत तक पूरा वीडियो देखिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना भी नहीं भूलें। देखिएगा, चलो चलते हैं अपने सेशन की ओर। तो पहला प्रश्न हमारा रहेगा हमारे आज के सेशन का। तो राजस्थान के अक्षांशीय स्थिति के बारे में बात कर रहा है ये। तो राजस्थान के अक्षांशीय स्थिति हमारी होगी 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश। इसको परफेक्ट आपको याद रखना है आंकड़े कि 23 डिग्री, क्योंकि इस आंकड़े को चेंज कर दिया जाता है और चेंज करके आपको ऑप्शन में दे दिया जाता है। यदि आपको परफेक्ट याद नहीं होगा तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, इसलिए इसको परफेक्ट याद करके आपको एग्जाम हॉल तक जाना है। देखिएगा, इस 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश, ये हमारा अक्षांशीय स्तर है। यदि पूछा जाए राजस्थान का कुल क्षेत्रफल कितना है तो 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है। यह ध्यान रखना, वर्ग किलोमीटर में 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है। यदि इसको वर्ग मील में पूछे जाए तो 132,139 वर्ग मील होगा। और भारत के कुल क्षेत्रफल में राजस्थान का कुल क्षेत्रफल है यदि पूछा जाए तो उसका परसेंट होगा 10.41% होगा और 1/10 का भाग होगा। और आकृति विषम कोणीय चतुर्भुज है राजस्थान की। यदि पूछा जाए तो पतंगाकार भी ऑप्शन हो तो पतंगाकार भी। देखिएगा, आगे हम अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार दोनों के बारे में बात करते हैं। अक्षांशीय विस्तार देखिएगा 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर के 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश है। और यदि इन दोनों के बीच में अंतर देखा जाए तो 60 डिग्री 9 मिनट का अक्षांशीय विस्तार होगा। अब बात करते हैं देशांतरी अवस्थिति के बारे में। देशांतरी विस्तार देखिएगा 69 डिग्री 30 मिनट पूरी देशांतर से लेकर के 78 डिग्री 17 मिनट पूरी देशांतर होगा। यदि इसके बीच देशांतरी विस्तार के बारे में बात करें तो 8 डिग्री 47 मिनट होगा। अब देखिए, कुछ इम्पोर्टेंट तथ्य उनके बारे में देख लेते हैं कि अतः दोनों किनारों पर सूर्य के दिखाई देने का समय अंतर निकल आ जाए तो कितना होगा सूर्य दोनों किनारों के बीच का अंतर, तो 35 मिनट 8 सेकंड का अंतर हो जाएगा। अब बात करते हैं कि राजस्थान के उत्तर से दक्षिण लंबाई कितनी है। राजस्थान के उत्तर गंगानगर कोणा गांव से लेकर के बोरकुंड बांसवाड़ा तक 826 किलोमीटर है। और यदि पूर्व से पश्चिम की लंबाई बात करें, पूर्व से पश्चिम धौलपुर से लेकर के जैसलमेर यानी धौलपुर सिलाना गांव से लेकर के जैसलमेर सम तक 869 किलोमीटर लंबाई है। अब यदि दोनों के बीच में अंतर निकाला जाए तो 43 किलोमीटर का अंतर होगा। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। जो देशांतरी विस्तार, अक्षांशीय विस्तार और ये अंतर, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और यदि क्षेत्रफल वर्ग मील में पूछा जाए तो वो भी ध्यान रखना। अब देखिए, इसको ही मानचित्र में देख लेते हैं। जो अभी अपने पढ़ा है वही अपन मानचित्र पे देख रहे हैं। देखिए, 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश कोणा गांव गंगानगर से लेकर के और बोरकुंड बांसवाड़ा 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश, ये हमारा अक्षांशीय विस्तार हो गया। और 78 डिग्री 17 मिनट पूरी देशांतर सिलाना धौलपुर से लेकर के 69 पूरी देशांतर कटरा जैसलमेर तक। अब इस प्रकार देख लो मानचित्र पर, ये तथ्य याद करना। अब सेकंड प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा आज का सेकंड प्रश्न है कि राजपूताना के किस राज्य से मराठों ने सर्वप्रथम धन वसूल किया, तो वो हमारा आंसर रहेगा मेवाड़। अब देखिएगा, इसका पूरा विस्तार देखते हैं कि मई 1711 ईस्वी में प्रथम बार मराठों ने मंदसौर के निकट मेवाड़ी क्षेत्र से क्या किया, धन एकत्रित किया। और इस घटना से चिंतित कौन, उदयपुर मेवाड़ के तत्कालीन महाराणा संग्राम सिंह ने जयपुर के शासक स्वय सिंह तथा मुगल बादशाह मोहम्मद शाह को पत्र लिखकर मराठों के विरुद्ध संयुक्त कार्रवाई करने का आग्रह किया। तो इस प्रकार अब थर्ड प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा देखिए, यह है मनोविज्ञान का प्रश्न है कि शिक्षा शारीरिक मानसिक बौद्धिक विकास की प्रक्रिया है, यह कथन है। तो यह कथन किसका, प्लेटो का प्रश्न है। तो इसके बारे में थोड़ा विस्तार से पढ़ लेते हैं। देखिएगा, शिक्षा अंग्रेजी के शब्द एजुकेशन
का हिंदी रूपांतर है और इसकी उत्पत्ति लैटिन भाषा के एक शब्द एजुकेर से हुई है। इसका अर्थ है पोषित करना, विकसित करना। इसका अर्थ क्या है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि पोषित करना, विकसित करना और अंतर्निहित शक्तियों को बाहर निकालना। और शिक्षा संस्कृत के शिक्षक धातु से बना है जिसका अर्थ होता है सीखना। अब परिभाषा देख लो कुछ मनोवैज्ञानिकों की परिभाषा देखिएगा। पहला है प्लेटो का। प्लेटो ये कहते हैं कि शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक विकास की प्रक्रिया शिक्षा है। और पेस्टोलॉजी ये कहते हैं कि शिक्षा मनुष्य की आंतरिक शक्तियों का स्वाभाविक, समन्वित और प्रगतिशील विकास है। और रेमंड ये कहते हैं कि शिक्षा विकास की वह प्रक्रिया है जिसमें मनुष्य बचपन से प्रौढ़ता की ओर प्रगति करता है। ट्रो ये कहते हैं कि शिक्षा नियंत्रित वातावरण में मानव विकास की प्रक्रिया है। और फ्रेडरसन ये कहते हैं कि आधुनिक शिक्षा का संबंध व्यक्ति और समाज दोनों के कल्याण से है। और डम विल ये कहते हैं कि अपने व्यापक अर्थ में शिक्षा में वे सब प्रभाव सम्मिलित रहते हैं जो व्यक्ति पर उसके जन्म से लेकर के मृत्यु तक पड़ते हैं। और यूलिच ये कहते हैं कि शिक्षा व्यक्तियों की और व्यक्तियों के द्वारा व्यक्तियों के लिए की जाने वाली प्रक्रिया ये सामाजिक प्रक्रिया है और इसको समाज के संपूर्ण स्वरूप और कार्यों से पृथक नहीं किया जा सकता। और जॉन ड्यूई ये कहते हैं कि शिक्षा व्यक्ति की उन सभी योग्यताओं का विकास है जिनके द्वारा वह अपने वातावरण पर नियंत्रण करने की क्षमता प्राप्त करता है तथा अपनी संभावनाओं को पूर्ण करता है। और गांधी की शिक्षा के प्रति यह परिभाषा है कि शिक्षा मेरा अभिप्राय बालक एवं मनुष्य के शरीर एवं मस्तिष्क एवं आत्मा के सर्वोत्तम अंश की अभिव्यक्ति है। अब देखिएगा, इन परिभाषाओं को याद करने के लिए कुछ ट्रिक बताता हूँ आपको। देखिएगा, ये परिभाषा इतनी है, अपन इतने रट करके नहीं जा सकते। तो हर मनोविज्ञानिक की परिभाषा के आगे जो QR कोड है उनको पकड़ लो और जो ऑप्शन में आपको बैठता है वो टिक मार दो। इस प्रकार ये परिभाषा याद हो जाएगी। अब अगला प्रश्न है हमारा कि विश्व में राजस्थान किस गोलार्ध में स्थित है। पूरे विश्व की बात करें, देखिए यदि विश्व में अलग है, एशिया में अलग है, भारत में अलग है, यदि चारों की बात करें तो अलग अलग प्रकार से अलग अलग दिशा में राजस्थान की स्थिति बनती है। तो विश्व में हम बात करें कि विश्व में राजस्थान की स्थिति क्या बनती है, तो उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में विश्व में राजस्थान की स्थिति बनती है। और ये प्रश्न वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको ध्यान रखना। और आगे यदि विश्व के संदर्भ में राजस्थान की स्थिति तो उत्तरी पूर्वी गोलार्ध हो जाएगा। और यदि एशिया के संदर्भ में राजस्थान की स्थिति के बारे में बात करें तो वो होगा दक्षिणी पश्चिमी गोलार्ध। और भारत के संदर्भ में यदि राजस्थान की स्थिति के बारे में बात करें तो उत्तर पश्चिमी गोलार्ध होगा। इस प्रकार ये प्रश्न है। यदि इसमें कोणीय आकृति भी पूछा जाए तो वो भी याद होनी चाहिए। अब देखिए, अगला प्रश्न हमारा रहेगा कि पहली बार मराठों ने राजस्थान की किस रियासत के आंतरिक मामले में हस्तक्षेप किया। यदि पहली बार, प्रश्न थोड़ा इम्पोर्टेंट है, आप इसको बहुत बारीक से पढ़ने की जरूरत है। देखिएगा कि पहली बार मराठों ने राजस्थान की किस रियासत के आंतरिक मामले पर हस्तक्षेप किया, तो वो कौन सी रियासत, बूंदी। अब इसके बारे में थोड़ा विस्तार से पढ़ लेते हैं कि बूंदी व जयपुर राज्य के पारंपरिक ग्रह कलह के फलस्वरूप मराठों को राजपूत राज्यों के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप का अवसर मिला। और जयपुर के शासक कौन थे, स्वयं जय सिंह ने बूंदी पर आक्रमण कर बुद्ध सिंह को गद्दी से हटाकर धले सिंह को बूंदी के सिंहासन पर बैठा दिया। और ये बात अप्रैल 1734 ईस्वी में बूंदी के पदच्युत शासक बुद्ध सिंह ने मराठों को से सहायता प्राप्त की और दले सिंह को बूंदी की गद्दी से हटा दिया। और राजस्थान के किसी शासक के द्वारा आंतरिक संघर्ष में मराठों को आमंत्रित करने का ये प्रथम अवसर था। और इस घटना के बाद राजस्थान में मराठों का हस्तक्षेप बढ़ता ही गया। अब अगला प्रश्न हमारा रहेगा, ये भी साइकोलॉजी का प्रश्न है
कि साइकोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम उपयोग किस मनोवैज्ञानिक के द्वारा किया गया। अब देखिएगा, इसको भी पूरा विस्तार से पढ़ेंगे तो आप पूरा ध्यान से सुन लीजिएगा कि साइकोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम उपयोग है किस मनोवैज्ञानिक द्वारा किया गया। तो साइकोलॉजी शब्द सर्वप्रथम रुडोल्फ गोइकले ने प्रयोग किया और एम्बिगस ने कहा है कि मनोविज्ञान का अतीत लंबा है लेकिन इतिहास काफ़ी छोटा है। मैंने कहा मनोवैज्ञानिक के जो कह रहे हैं उनका नाम प्लस QR कोड पीछे याद कर लेना, जो आपको बेनिफिट मिले, जो आपको अच्छा लगे उसको QR क्या कोड को याद करके आप रख सकते हो। देखो, मनोविज्ञान की उत्पत्ति दर्शन शास्त्र से मानी जाती है। किससे मानी जाती है? दर्शन शास्त्र से। और ज्ञान मीमांसा शाखा। मनोविज्ञान एक ऐसा विज्ञान है जो प्राणियों के व्यवहार एवं मानसिक एवं दैहिक प्रक्रियाओं का अध्ययन करता है। अब देखिए, साइकोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग है जर्मन दार्शनिक रुडोल्फ गोइकले द्वारा किया गया। कब किया? 1590 ईस्वी में। साइकोलॉजी शब्द की उत्पत्ति साइकोलॉजिया से मानी जाती है। इस शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग है मार्को मारुलिक द्वारा किया गया। यह थोड़ा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा ध्यान से पढ़ लेना। अब ग्रीक भाषा में यानी साइकी का अर्थ कुंवारी सुंदरी सुंदर कन्या से है जिसका तितली के समान सुंदर पंख हो, और लोगस का अर्थ मानव की नश्वरता से जुड़ा गया है। और लैटिन में साइकी शब्द का अर्थ है वो आत्मा से है, और लोगस का अर्थ है विज्ञान अथवा किसी विषय वस्तु के व्यवस्थित अध्ययन में लगाया जा सकता है। और इस प्रकार इसे प्रारंभ में आत्मा का विज्ञान है कहा है। इस प्रकार आप इसको थोड़ा विस्तार से देख सकते हो। अब अगला प्रश्न हमारा रहेगा और रहेगा कि राजस्थान की पाकिस्तान के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा, एक होती अंतर्राज्यीय सीमा और दूसरी होती अंतर्राष्ट्रीय सीमा। अंतर्राष्ट्रीय सीमा की कुल लंबाई कितनी है? प्रश्न सरल है परंतु कभी अंतर्राज्यीय सीमा और अंतर्राष्ट्रीय सीमा कंफ्यूज कर देती है। तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है वो 1070 किलोमीटर है। किसके साथ लगती है? पाक के साथ। थोड़ा इसमें देख लेते हैं, मानचित्र में देखिएगा। यह 1070 किलोमीटर पाकिस्तान के साथ सीमा लगती है अंतर्राष्ट्रीय सीमा। और सबसे ऊपर बीकानेर, नहीं सबसे ऊपर गंगानगर, और उसके बाद बीकानेर, उसके बाद जैसलमेर, उसके बाद बाड़मेर। अब गंगानगर की 210 किलोमीटर लगती है और बीकानेर की 168 किलोमीटर लगती है और जैसलमेर की 464 किलोमीटर लगती है और बाड़मेर की 228 किलोमीटर लगती है। अब यदि सबसे अधिक कम बात करें तो सबसे अधिक लगती है जैसलमेर की 468 किलोमीटर, और सबसे कम बात करें तो बीकानेर की 168 किलोमीटर लगती है। यदि इसको आरोही क्रम में पूछे तो भी इसको देख लेना इस प्रकार। अगला हमारा प्रश्न रहेगा, कि हुर्डा सम्मेलन का आयोजन कब हुआ? हुर्डा सम्मेलन का आयोजन कब हुआ? 17 जुलाई 1734 को हुर्डा सम्मेलन का आयोजित हुआ। तो इसके बारे में थोड़ा विस्तार से पढ़ लेते हैं कि राजस्थान में मराठों के बढ़ते हस्तक्षेप को खत्म करने के उद्देश्य से मेवाड़ राज्य की सीमा में स्थित हुर्डा गांव में जयपुर शासक सवाई जय सिंह के प्रयासों से ये एक सम्मेलन का आयोजन किया गया। और मेवाड़ महाराणा जगत सिंह द्वितीय थे, उसकी अध्यक्षता में यह सम्मेलन में भाग लेने देखिएगा किसने भाग लिया, कौन कौन सी रियासत हैं? जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, कोटा, किशनगढ़, नागौर, बीकानेर, बूंदी, करौली आदि राज्यों के शासकों ने भाग लिया। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको ध्यान में रख लेना। अब कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य वो भी पढ़ लेना आप। अब अगला प्रश्न हमारा रहेगा मनोविज्ञान का, कि मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान कहने वाले वैज्ञानिक कौन है? तो देखिए अरस्तु। कौन है? अरस्तु। तो अब थोड़ा बहुत मनोविज्ञान की अवस्थाओं के बारे में पढ़ लेते हैं कि मनोविज्ञान की उत्पत्ति की अवस्थाएं क्या है। तो हम प्रथम अवस्था के बारे में बात करें तो आत्मा का विज्ञान यह लगभग 16वीं शताब्दी में, और इसके समर्थक अरस्तु, प्लेटो देश का मत प्रमुख है। और आत्मा के रंग, रूप, आकार को परिभाषित नहीं करने के कारण ये अस्वीकार कर दिया। अब द्वितीय है वो है लगभग 17वीं शताब्दी में। और वो इसमें क्या है कि मन और मस्तिष्क विज्ञान है, और इसके समर्थन किसने किया? एक तो लेबनिज और लोक, पोम्पोलॉजी और थॉमस रोड का मत प्रमुख है इसमें। और इसमें ये उन्होंने
देखिए कि इसमें यह कहा कि मस्तिष्क का स्वरूप है अनिश्चित रहने के कारण अस्वीकार कर दिया इसको भी। और तीसरी अवस्था हमारी रहेगी कि चेतना का विज्ञान। और चेतना का विज्ञान लगभग कब हुई थी? 18वीं-19वीं शताब्दी में। इसमें मनोवैज्ञानिक कौन थे? वाई वाई से जेम्स वुंट और टीचनर और जेम्स सली का मत प्रमुख था। और इस संदर्भ में हम विलियम जेम्स ने 1890 में प्रकाशित अपनी पुस्तक है प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी में उल्लेख किया गया है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको ध्यान रखना। अब अगली थोड़ा इसके तीसरी अवस्था में देखिए कि एक विषय जो चेतना की अवस्था का अपने उसी रूप में वर्णन की व्याख्या करता है, इसे विल्हेम वुंट और ब्रैडफोर्ड रिचनर का सहयोग मिला है। और इस प्रकार देखिए चौथी अवस्था जो वर्तमान में चल रही है, और देखिएगा चौथी अवस्था की व्यवहार का विज्ञान और लगभग 20वीं शताब्दी तक है। इस हेतु पहला प्रयास विलियम मैकडूगल ने किया था। 1908 में मैकडूगल द्वारा एक पुस्तक लिखी गई थी जिसका शीर्षक था, इस प्रकार आप पूरा इसको पढ़ सकते हो। और इसमें इम्पोर्टेंट चीज़ है कि 1913 में वाटसन ने समस्त प्राणियों में व्यवहार के अध्ययन में सम्मिलित किया था। इस प्रकार ये प्रश्न नुमाइंद है। अब अगला प्रश्न हमारा रहेगा, ये भी मनोविज्ञान के। सर्वप्रथम मनोविज्ञान ने अपनी आत्मा का परित्याग किया, फिर उसने मन का त्याग किया, उसके बाद उसने चेतना का त्याग किया। अब वह व्यवहार की विधि को स्वीकार करता है। यह कथन दिया है वुडवर्थ ने। यह कथन किसका है? तो वुडवर्थ का। इन कथनों को भी याद करें, परिभाषाओं को भी देख लेना, कुछ देख लेते हैं थोड़ा बहुत है कि वुडवर्थ की परिभाषा की सबसे पहले अपने मनोविज्ञान ने अपनी आत्मा का त्याग किया, फिर उसने क्या किया? मन मस्तिष्क का त्याग किया, फिर उसके बाद उसके चेतना का त्याग किया, फिर व्यवहार की विधि को स्वीकार किया। अब वाटसन की परिभाषा यह है कि मनोविज्ञान है व्यवहार का निश्चित विज्ञान है। तो इसके अंदर का यह है कि मनोविज्ञान है जीवन की सभी प्रकार की परिस्थितियों में प्राणियों की प्रक्रिया का अध्ययन करता है। पर प्रक्रियाओं अथवा व्यवहारों का तात्पर्य प्राणी की सब प्रकार की गतिविधियाँ, समायोजन क्रियाएं एवं अभिव्यक्तियाँ हैं। और बोरिंग, लैंगफेल्ड और वेल्ड तीनों यह कहते हैं कि मनोविज्ञान मानव प्रकृति का अध्ययन है। और गैरिसन व अन्य ये कहते हैं कि मनोविज्ञान का संबंध प्रत्यक्ष मानव व्यवहार से है। और मन यह कहते हैं कि आधुनिक मनोविज्ञान का संबंध व्यवहार की वैज्ञानिक खोज से है। और पिल्सबरी मनोविज्ञान की सबसे संतोषजनक परिभाषा मानव व्यवहार के विज्ञान के रूप में की जा सकती है। करो यह करके मनोविज्ञान मानव व्यवहार और मानव संबंधों का अध्ययन है। जेम्स यह कहते हैं कि मनोविज्ञान की सर्वोत्तम परिभाषा चेतना के वर्णन और व्याख्या के रूप में की जा सकती है। वुडवर्थ ये कहते हैं कि मनोविज्ञान वातावरण के संबंध में व्यक्ति की क्रियाओं को वैज्ञानिक अध्ययन है। इसके अंदर यह कहते हैं कि मनोविज्ञान व्यवहार और अनुभव का विज्ञान है। इस प्रकार आप इस परिभाषाओं और मनोविज्ञान के नाम के QR कोड बनाकर आप परिभाषा याद रख सकते हो। अगला प्रश्न हमारा रहेगा, तुंगा का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? तो 1787 ईस्वी में लड़ा गया था। जयपुर शासक प्रताप सिंह ने मारवाड़ के शासक के महाराजा विजय सिंह के द्वारा साथ मिलकर राठौड़ कस्बा सैनिक का गठबंधन बनाया था। जुलाई 1787 ईस्वी में लाल सोट दौसा के निकट तुंगा गांव के में राठौड़ कस्बा पराजित हुई थी। और तुंगा के युद्ध में गठबंधन सेना को शिवपुर व करौली के राजाओं ने भी मराठों के विरोध सैनिक के साथ किया था। इस प्रकार इस प्रश्न को भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट करके याद कर सकते हो। अब अगला प्रश्न कि संवेदना ज्ञान की पहली सीढ़ी है। यह कथन है, तो ये मानसिक विकास से संबंधित है। अब थोड़ा बहुत इसके बारे में देख लेते हैं व्याख्या कि संवेदना ज्ञान की पहली सीढ़ी है। उक्त पंक्ति प्रसिद्ध दार्शनिक रूसो ने कही थी ये। और संवेदनाओं को मानसिक विकास का महत्वपूर्ण पहलू माना जाता है। और आँख, नाक, त्वचा, कान, जीभ या ज्ञानेंद्रिय के द्वारा हमें जो कुछ भी अनुभूति होती है उसे संवेदना कहा जाता है। जब इन संवेदनाओं से कोई निश्चित अर्थ निकाला जाए तो यह संवेदना प्रत्यक्षीकरण का रूप धारण कर लेती है। और मानसिक विकास के है वो महत्वपूर्ण पहलू कौन कौन से है देखिएगा कि संवेदना और प्रत्यक्षीकरण और संप्रत्यय निर्माण, भाषा का विकास, चिंतन और तार्किक क्षमताओं का आदि ये होगा। और अगला प्रश्न हमारा रहेगा कि निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? देखिएगा इसमें ऑप्शन हमारा सही सुमेलित नहीं है, वो है भानगढ़ किला जालौर, ये नहीं है।
बाकी सब सही है कि भैंसरोडगढ़ चित्तौड़गढ़ में है और मांडरगढ़ भीलवाड़ा में है, कांकड़वाड़ी किला है ये अलौर में। अब देखिए थोड़ा बार इसके बारे में विस्तार से पढ़ लेते हैं कि कांकड़वाड़ी दुर्ग है ये अलौर जिले के सरिस्का वन्य जीव अभयारण्य के मध्य स्थित है। इस दुर्ग का निर्माण सवाई जयसिंह ने कराया था। किसने कराया था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको ध्यान रखना। इसमें गिरि दुर्ग और वन दुर्ग दोनों की विशेषता पाई जाती है। गिरि दुर्ग भी कहा जाता है और वन दुर्ग भी कहा जाता है। ये दुर्ग खतरनाक राजनीतिक कैदियों व युद्ध बंदियों के कैद खाने के रूप में प्रयोग किया जाता है। अब देखिए इसके बाद थोड़ा मांडरगढ़ भीलवाड़ा में इसके बारे में देख लेते हैं। ये देखिए बनास, बेड़स और मैनाल नदियों के त्रिवेणी संगम पर स्थित है। 3 नदियों का संगम है, बनास, बेड़स और मैनाल। इन नदियों के त्रिवेणी संगम पर स्थित है। जब हम नदियाँ पढ़ेंगे तब इसको भी विस्तार से बता दिया जाएगा। और बांधगढ़ दुर्ग है, यह अलौर जिले में स्थित है और इसका निर्माण है देख लीजिएगा 1631 में और राजा मानसिंह के भाई माधव सिंह के द्वारा कराया गया था। और इसे भूता का किला भी कहा जाता है। और हनुमान मिंदर और नाथ संप्रदाय के सिद्ध महात्मा बालकनाथ की धुनी भी यही है। सोमेश्वर महादेव मंदिर भी है, गणेश मंदिर भी इसी दुर्ग में स्थित है। इस प्रकार ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको भी ध्यान रखना। अब अगला प्रश्न रहेगा, किस अवधि में राजस्थान में संभागीय व्यवस्था अस्तित्व में नहीं रही है? तो 1962 और 87 में। तो ये मैटर क्या देखिएगा इसके बारे में पूरा कि राजस्थान में संभागीय व्यवस्था 1949 में प्रारंभ हुई थी, ठीक है। और उस समय राज्य के 5 संभाग थे, जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, उदयपुर और कोटा। और 1962 की बात है, मोहनलाल सुखाड़िया ने संभागीय व्यवस्था को समाप्त कर दिया और 26 जनवरी 1987 को हरिदेव जोशी ने पुनः संभागीय व्यवस्था को प्रारंभ किया। इस प्रकार ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको भी ध्यान रखना। अगला प्रश्न है कि राजस्थान में निम्न में ग्रीष्मकालीन घटनाओं पर विचार करें। ग्रीष्मकालीन घटनाओं पर विचार करने के लिए देखिएगा इसके बारे में भी विस्तार से पढ़ लेते हैं कि मरुस्थलीय क्षेत्रों पर वायु का तीव्र संवहन होता है। और दूसरा है कि समुद्र की ओर से आने वाली आर्द्र पवनों का संवहन करती हुई वायु से मिलना। अब उपयुक्त में से आंधी तूफान की उत्पत्ति का कारण है। तो इसका एक कारण है आंधी तूफान का कि मरुस्थलीय क्षेत्रों में वायु का तीव्र संवहन होता है, इसलिए होता है। अब क्यों होता है देखिएगा इसके बारे में विस्तार से देखते हैं। इसके बारे में देखिएगा कि राजस्थान में ग्रीष्मकाल पश्चिम मरुस्थल प्रदेश में दिन रात का तापमान अत्यधिक हो जाता है, जिसके कारण वायु दाब कम हो जाता है एवं वायु ऊपर की ओर तीव्र संवहन होती है, जिसके साथ बारिश के धूल कण भी ऊपर उड़ जाते हैं, जिससे आंधी तूफान बनते हैं। और सर्वाधिक आंधियाँ यदि पूछा जाए तो श्री गंगानगर जिले में आती है। कई बार संवहन करती हुई वायु के साथ समुद्र की ओर से आने वाली आर्द्र हवाएं मिलती हैं, जिससे वज्र तूफान बनते हैं, जिनमें देखिएगा तड़ित जैसे बिजली, मेघ गर्जन के साथ वर्षा या ओलावृष्टि भी कहा जाता है। इस वर्षा को मानसून या पूर्व की वर्षा का भी कहा जाता है, जो अप्रैल और मई में होती है। इस प्रकार आज का सेशन है यहाँ तक ही समाप्त किया जाता है और अगले प्रश्नों की अगले वीडियो में बात की जाए। थैंक यू। अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।